हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 जो है हमारा रोड मेंटेनेंस। ठीक है, 7 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8th चैप्टर करेंगे, रोड मेंटेनेंस। तो नाम से पता चल रहा है रोड मेंटेनेंस क्या होता है। रोड जब भी कोई कंस्ट्रक्ट होता है तो या तो हमने उसको ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसकी कुछ पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर लिया है, या कंस्ट्रक्शन टेक्निक हमारी सही नहीं रही जिसकी वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। या अगर रोड ठीक भी बना है फिर भी ओवर द टाइम उसमें कुछ वेयर एंड टियर होगा, कुछ उसमें क्वालिटी उसकी ख़राब होगी, ट्रैफिक की वजह से हैवी लोड पास करेगा तो उसमें वियर एंड टेयर होगा, उस वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं और उन डिफेक्ट्स को प्रॉपरली रेगुलरली हमें करेक्ट करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं रोड मेंटेनेंस। अगर हम उन डिफेक्ट्स को नहीं एड्रेस करेंगे, उनको नहीं ठीक करेंगे तो वो डिफेक्ट्स ज़्यादा होते होते पूरा रोड पेवमेंट को ख़राब कर देंगे। और इस तरीके ख़राब रोड पे, डिफेक्ट्स वाले रोड पे जो ट्रैफिक चलेगा, व्हीकल्स के लिए भी वो सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों के लिए भी अनसेफ हो जाता है, अनकंफर्टेबल भी होता है ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें रोड मेंटेनेंस का यही काम है कि रोड पेवमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम तक और जितना अच्छी कंडीशन में हो सके उतनी अच्छी कंडीशन में उसको बना के रखना है। इसी को बोलते हैं रोड मेंटेनेंस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रोड मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है रूटीन, रिकरेंट एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। रूटीन नाम से पता चल रहा है रूटीन मेंटेनेंस क्या होगा। इसे एक रेगुलर रूटीन की तरह हम करेंगे। उसमें चाहे ज़रूरी नहीं है कि जैसे लॉकडाउन हो गया तो व्हीकल कोई पास नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि रोड का मेंटेनेंस नहीं होगा, वो रोड का मेंटेनेंस होता रहेगा। जैसे कि मान लो अगर घास फूस कुछ मीडियन में ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको काटना है, या ड्रेनेज जो साइड ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा। तो वो एक रूटीन प्रोसीजर है, उसको करते रहना पड़ता है रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद होता है रिकरिंग मेंटेनेंस। तो क्या है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक चलेगा रोड के ऊपर उतना ज़्यादा उसमें वेयर एंड टेयर होगा, तो हमें उतना जल्दी ही वो मेंटेनेंस का प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे जितना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो पास करेगा किसी रोड के ऊपर से, उसमें पॉट होल्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें कट्स बन सकते हैं, ठीक है, क्रैक्स आ सकते हैं, तो उनको हमें करना पड़ता है। और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो हम डिसाइड करते हैं कि इतने पीरियड के बाद में रोड सरफेस इतनी ख़राब हो चुकी होगी, चाहे कितना भी उसको मेंटेन करें या उसका हम रिपेयर करते रहें, लेकिन उसके बाद फिर हमें उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। उसको बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। जैसे कि एक पूरा ओवरले, उसके ऊपर एक लेयर हमने नया डाल दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो सबसे पहला हमारा है जनरल कॉजेज़ ऑफ पेमेंट फेलियर। तो इस चैप्टर के अंदर हम कॉजेज़ ऑफ फेलियर पढ़ेंगे पेमेंट के, दोनों फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट। उसमें फेलियर की वजह से किस किस तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उन डिफेक्ट्स को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से रोड का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कॉजेज़ ऑफ पेमेंट फेलियर में बहुत ही रिपीटेटिव टाइप की इसमें तुम्हें कॉजेज़ और उसके मेंटेनेंस के तरीके और उसको रिपेयर करने का तरीका वो सब रिपीटेटिव है। एक बार पढ़ लोगे ना तो बार बार वही सब जगह आएगा। ठीक है, और बहुत ही ऑब्वियस है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। तो फेलियर क्यों हो सकता है पेमेंट का, जैसे कि बैड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉल्टी डिज़ाइन एंड इम्प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन हमारा गलत था और जो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्वालिटी कंट्रोल था वो भी हमने ठीक से नहीं किया। इनएडिक्वेट रोड ड्रेनेज सिस्टम। हमारा पूरा चैप्टर, लास्ट चैप्टर ड्रेनेज के बारे में था। ठीक है, कि रोड ड्रेनेज सिस्टम हमारा इनएडिक्वेट है, पानी उसमें कहीं से चला जा रहा है सब ग्रेड में। इंक्रीज़ इन व्हील लोड, बहुत हैवी ट्रैफिक उसमें से पास करने लगा है, ट्रैफिक टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ फिल मटेरियल ऑफ एम्बैंकमेंट। अगर एम्बैंकमेंट में रोड बना हुआ है तो जो फिल मटेरियल है वो सेटल हो जाएगा, तो उसके साथ रोड सरफेस भी हमारा अनइवन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट, क्योंकि फ्लेक्सिबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पूरा स्लैब की तरह एक्ट नहीं करता है, तो जहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगा, या नीचे अगर किसी एक पॉइंट से सेटलमेंट होगा तो उसी के ऊपर वो सेटलमेंट दिखेगा, आसपास नहीं दिखेगा। तो लोकलाइज्ड इसमें फेलियर हमें नज़र आता है। ठीक है ना, लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन या सेटलमेंट नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह इवन और एकदम यूनिफॉर्म सेटलमेंट होगा, वो नहीं नज़र आता। तो इसमें 3 तरीके से जो है पेमेंट फेलियर हो सकता है, जैसे कि सबग्रेड फेलियर, बेस कोर्स फेलियर और वेयरिंग कोर्स फेलियर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारा सेटलमेंट जो है फेलियर सबग्रेड में हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सबग्रेड फेलियर, बेस कोर्स में हुआ है तो बेस कोर्स फेलियर, और अगर हमारा वेयरिंग कोर्स में हुआ है तो वेयरिंग कोर्स फेलियर। तो सबसे पहले सबग्रेड फेलियर है। सबग्रेड फेलियर कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली उसमें जो है हमारा
सॉरी एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस आ गया सबग्रेड सॉइल में, तो उसी से पेमेंट फेलियर अगर हो जाता है उसको हम बोलते हैं सबग्रेड फेलियर, ठीक है ना। तो नीचे अगर सॉइल बैठ जाती है सबग्रेड में तो उसका इफेक्ट ऊपर तक नज़र आएगा, सरफेस तक, और सरफेस पे वेव्स जैसे बन जाएंगे, करूगेशंस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है, फिर से वही इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन और प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सॉइल। जो हमारी सबग्रेड सॉइल है उसमें स्टेबिलिटी कम है। क्यों स्टेबिलिटी कम है? या तो हमने उसका कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं किया रोड बनाने से पहले, उसमें कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, या फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, पानी कहीं से चला गया है उसके अंदर। एक्सेसिव स्ट्रेस एप्लीकेशन, लोड जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया, ट्रैफिक लोड, उसकी वजह से भी अनस्टेबिलिटी हो सकती है। और इनएडिक्वेट रोड ड्रेनेज, दोबारा से वही है, रोड ड्रेनेज की वजह से पानी ज़्यादा उसके अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो सबग्रेड फेलियर का इसमें डायग्राम आपको दिया हुआ है, बस ये दिखाना चाह रहा है कि नीचे वाला जो लेयर है सबसे सपोर्ट में है सबग्रेड, वही डिफॉर्म हो जा रहा है, तो वो डिफॉर्मेशन सभी लेयर्स में ट्रांसलेट हो जाएंगी, ऊपर तक नज़र आएंगी। बेस कोर्स फेलियर, उसका क्या टाइप हो सकते हैं या रीज़न हो सकते हैं? तो फिर से वही इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, हमारा बेस कोर्स की स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन, उसके जो एग्रीगेट्स हैं आपस में बाइंड नहीं है, ठीक से बाउंड नहीं है, उसमें बाइंडर मटेरियल कम हो सकता है, या उसका कॉम्पैक्शन में ठीक से नहीं किया, कंस्ट्रक्शन टेक्निक हमारी गड़बड़ थी। क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, हैवी लोड की वजह से जो बेस कोर्स में मटेरियल था एग्रीगेट से वो क्रश हो गए, इसकी वजह से उसमें सेटलमेंट हो गया। लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ बेस कोर्स, बेस कोर्स का जो लेटरल कन्फाइनमेंट है, साइड्स में से जो सपोर्ट्स हैं, हमने अगर कर्ब्स लगाए हुए हैं या फिर मान लो शोल्डर हैं, शोल्डर भी एक तरह से लेटरल कन्फाइनमेंट पेमेंट के नीचे देते हैं बेस कोर्स को। अगर शोल्डर ही स्टेबल नहीं है या साइड में से उनके सपोर्ट हट गया है तो वो साइड में से टूट के और निकलने लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट या लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट। इनसफिशिएंट वियरिंग कोर्स, ऊपर जो हमने वियरिंग कोर्स दिया था उसकी थिकनेस सफिशिएंट नहीं थी, तो वो तो डिग्रेड हो ही जाएगा, उसके बाद फिर बेस कोर्स फेलियर हो जाएगा। मतलब जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा था वो एब्रप्टली हो रहा है, उसकी थिकनेस उतनी नहीं है कि वो बड़े एरिया पे बेस कोर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए लोड को। लॉस ऑफ मटेरियल फ्रॉम बेस कोर्स, बेस कोर्स में से मटेरियल कहीं निकल के चला गया है, पानी के साथ हो सकता है, या उसको कन्फाइनमेंट नहीं है तो वहाँ से निकल के चला गया, ठीक है ना। इनएडिक्वेट रोड ड्रेनेज, ये तो आपका सभी जगह रीज़न रहेगा। अगर रोड ड्रेनेज हमारा ठीक नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो उसकी वजह से सभी तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वियरिंग कोर्स फेलियर, अगर हमारा सब ग्रेड और बेस कोर्स दोनों सही सलामत हैं, वो अभी तक इंटैक्ट हैं, लेकिन फेलियर कहाँ हो रहा है? वियरिंग कोर्स में, टॉप सरफेस ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से जो फेलियर होगा उसको हम बोलेंगे वियरिंग कोर्स फेलियर। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? लैक ऑफ इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन, हमने जो मिक्स डिज़ाइन बनाया है उसमें हमने प्रपोर्शन ठीक नहीं रखा, बाइंडर का, एग्रीगेट का, क्वालिटी ऑफ वो सब। दूसरा, यूज़ ऑफ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बाइंडर, जो हमने बाइंडर डाला है बिटुमिनस मटेरियल उसकी क्वांटिटी कम है, हमने कम बिटुमिन डाला है। तीसरा है यूज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ बाइंडर, हमने जो बाइंडर यूज़ किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमने सही ग्रेड का बिटुमिन नहीं डाला। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल, पेमेंट बनाते समय क्वालिटी कंट्रोल हमारा इनएडिक्वेट था, क्वालिटी कंट्रोल हमारा अच्छा नहीं था। और वोलेटाइलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ बाइंडर, जैसे जैसे बाइंडर जो होता है बिटुमिनस मटेरियल, असफाल्टिक मटेरियल जो होता है, उसकी एज बढ़ती है तो वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन उसमें हो जाता है, और उसकी वजह से वो ब्रिटल हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। तो जब ट्रैफिक पास करता है तो उस एक्शन की वजह से वो ब्रिटलनेस की वजह से क्रैक्स आने लगते हैं उसमें, ठीक है। और या तो कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो वोलेटाइलाइज हो जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तो इवेपोरेट होने लगते हैं, उस वजह से भी वो ब्रिटल हो जाता है, उस वजह से उसमें क्रैक्स आते हैं और फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये वियरिंग कोर्स फेलियर आपका दिखाया हुआ है, तीनों को दिखाया हुआ है। फिगर 8.2 में बेस कोर्स फेलियर है, देखो फिगर 8.1, 8.2 और 8.3। 8.1 में दिखाया आपका सब ग्रेड फेलियर, सब ग्रेड से ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। 8.2 में दिखाया बेस कोर्स फेलियर, बेस कोर्स फेलियर में क्या है? आपका सब ग्रेड एकदम इंटैक्ट है, सब ग्रेड में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेस कोर्स में डिफॉर्मेशन है, उसकी वजह से वियरिंग कोर्स में भी डिफॉर्मेशन आया है। जबकि 8.3 में ओनली वियरिंग कोर्स फेलियर में सिर्फ वियरिंग कोर्स में ही सेटलमेंट और डिफॉर्मेशन आया है, बेस कोर्स और सब ग्रेड हमारा एकदम इंटैक्ट है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेलियर्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में किस किस टाइप के फेलियर्स आते हैं जनरली, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें आता है मैप क्रैकिंग। मैप क्रैकिंग जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है,
ऊपर से देखने में कोई मैप जैसा दिख रहा है, या इसको एलिगेटर क्रैकिंग भी बोलते हैं या क्रोकोडाइल क्रैकिंग। एलिगेटर क्रोकोडाइल को ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन सा बन जाता है पेमेंट के ऊपर, जैसे मगरमच्छ के ऊपर उसका कुछ स्किन का डिज़ाइन होता है वैसा बन जाता है, मतलब इरेगुलर से छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरा क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये हमारा फेलियर बिटुमिनस सरफेस में। तो इसका कारण क्या है कि बेस कोर्स के अंदर कुछ लोकल वीक स्पॉट्स रहते हैं, तो जैसे उसके ऊपर लोड आया वहाँ से थोड़ा सा दब गया, आसपास से पूरा क्रैक हो गया, तो उसमें छोटे छोटे पूरे ब्लॉक्स जैसे बन जाते हैं, उस वजह से ये होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग में क्या होता है, जो क्रैक्स हैं हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोड बन रहा है, वो उसके मिडल में भी हो सकता है, कहीं साइड में भी हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक जो होता है वो ट्रैफिक की वजह से नहीं बनता, वो अनइवन सेटलमेंट अगर होती है, जैसे मान लो रोड के नीचे का सबग्रेड है, एक थोड़ा ज़्यादा सेटल कर गया, दूसरा कम कर गया, तो ऊपर तक भी वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और एक बीच में क्रैक नज़र आने लगेगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो उसका कॉज दिया हुआ है डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंजेस इन सबग्रेड। सबग्रेड सॉइल में डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज है, यानी कि अगर यूनिफॉर्म वॉल्यूम चेंज होता, पूरा एक साथ उठता या पूरा एक साथ सेटल होता तो क्रैक नहीं आता, लेकिन डिफरेंशियल चेंज की वजह से कुछ पार्ट ज़्यादा सेटल कर गया, कुछ कम सेटल कर गया, तो बीच में क्रैक आ गया, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ फिल, अगर एम्बैंकमेंट में सॉइल बना हुआ है तो हमने जो फिलिंग किया हुआ है उसमें सेटलमेंट हो गया है, अगेन डिफरेंशियल है वो भी। स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप्स, अगर जो हमारे साइड स्लोप्स हैं वो अनस्टेबल हैं, उनमें स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से भी ये क्रैक्स आ सकते हैं। और फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन भी मैंने बताया था। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट सबग्रेड सॉइल में ज़्यादा हो गया है, पानी कहीं से चला गया है और टेम्परेचर हमारा सब जीरो रेंज में पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, तो वो फ्रीज़ हो जाता है पानी, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है और क्रैकिंग क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। इस वजह से भी लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा शीयर फेलियर। शीयर फेलियर जो होता है हैवी लोड की वजह से होता है, अगर बहुत हैवी ट्रैफिक लोड हमारा पास कर गया और पेमेंट मिक्सचर जो है वो वीक था, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसमें शीयर फेलियर हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्रैक्स बनते हैं, लेकिन जब क्रैक बीच में बन रहा है बड़ा बड़ा क्रैक, तो वहाँ से मटेरियल कहीं तो जाएगा, तो मटेरियल साइड में थोड़ा सा उठ जाता है, उसको बोलते हैं अपहीवल। तो क्रैक्स के साइड में थोड़ा सा मटेरियल ऊपर को उठा रहता है, जैसे बीच में क्रैक है तो साइड में से ऐसे रहेगा ये सरफेस, ठीक है ना, बीच में क्रैक है और साइड में से ऐसे हो जाता है रोड, तो अपहीवल हो जाता है, इसमें हमें देखने को मिलता है इस तरह के फेलियर में, शेयर फेलियर में। ये हमारा हैवी लोडिंग की वजह से होता है। उसके बाद है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर्स और रटिंग। रटिंग या कंसोलिडेशन का मतलब है कि पेमेंट का मटेरियल नीचे बैठ गया, सेटलमेंट हो गया है, ये भी हमारा हैवी लोड्स की वजह से। और लगातार अगर कंटिन्यूसली एक ही जगह पे हमारा बार बार अगर पास कर रहा है ट्रैफिक, तो उसमें हमारा सेटलमेंट उस जगह पे हो। जैसे मान लो अगर कोई सिंगल लेन रोड है, छोटा रोड है, और उसमें जनरली गाड़ी जब भी कोई चलाएगा तो बीच में ही चलाएगा, अगर सिंगल लेन है तो टायर्स की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, चाहे उस पर से कोई भी गाड़ी गुजरे। तो उस एरिया में जहाँ पे टायर्स रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग पेमेंट लोकेशन, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रटिंग, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर्स। तो जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देख सकते हो इसका कॉजेज़ क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी ट्रैफिक व्हील लोड। हैवी ट्रैफिक व्हील लोड का रिपीटेड एप्लीकेशन से एक ही जगह पे बार बार लोड जा रहा है, वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दूसरा, रिपीटेड मूवमेंट ऑफ आयरन व्हील्ड ट्रैफिक। अगर आयरन व्हील्ड कोई ट्रैफिक हमारा जा रहा है, जैसे कि जो हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, रोलर हो गया, उनका आयरन व्हील्स होते हैं, या कोई बैलगाड़ी जा रही है, ठीक है ना, तो हार्ड जो टायर्स होते हैं उससे ज़्यादा सेटलमेंट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। रबर टायर्स उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द सॉइल सबग्रेड। अगर हमारा सॉइल सबग्रेड है उसमें भी डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया है, तो नीचे अगर डिफॉर्मेशन होगा तो ऊपर तक ट्रांसलेट होगा ही और हम ऊपर से नज़र आएगा, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हैं इसके, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबग्रेड लेयर बाय कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, जब भी हम सबग्रेड सॉइल कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसका अच्छे से कॉम्पैक्शन करें ताकि उसमें कोई सेटलमेंट ना हो। प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, अगेन क्लियर है। प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रोड, हम जो अलग अलग लेयर्स बना रहे हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सबकी थिकनेस और कंपोजिशन, मटेरियल का प्रोपोर्शन, वो सब अच्छा होना चाहिए।
इमीडिएट रिपेयरिंग ऑफ रट्स फॉर्म ऑन द रोड सरफेस, अगर हमें कहीं पे रट्स बनना शुरू भी हो गया है तो वहीं पे उसकी रिपेयरिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिले होगा तो वो बढ़ता जाएगा और उस लोकेशन में और रटिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉस्ट हीविंग। फ्रॉस्ट हीविंग अभी मैंने फिर से बताया क्या होता है। इसमें कहीं पे डिप्रेशन नहीं होता, कोई कट नहीं आता, लेकिन इसमें एक जगह से उठ जाता है, कोई लोकलाइज जो है अपहीवल हो जाता है, और वो फ्रॉस्ट की वजह से होता है। फ्रॉस्ट की वजह से भैया अगर कहीं पे मॉइस्चर पानी ज़्यादा है नीचे पेवमेंट के सबग्रेड सॉइल में और वो जम जाता है तो उठने लगेगा, उसकी वजह से पेवमेंट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा वहाँ पे, और जब ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक आने लगेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो पेवमेंट टूट भी जाएगा बाद में, तो इसी को बोलते हैं फ्रॉस्ट हीविंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉट होल्स। पॉट होल्स तो बहुत ही कॉमन है, हमें सब जगह नज़र आते हैं, यानी कि जो गड्ढे बीच बीच में हो जाते हैं, है ना। ये जनरली क्यों होता है कि हमारा जो वियरिंग कोर्स है उसका बॉन्ड बेस कोर्स के साथ में अच्छा नहीं है, तो वियरिंग कोर्स वहाँ से टूट के निकल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा गड्ढा जैसे हमें नज़र आने लगता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, स्लिपिंग ऑफ सरफेस कोर्स मटेरियल व्हेन द सरफेस कोर्स इज़ नॉट प्रॉपरली कीड विद द अंडरलेइंग बेस कोर्स। तो इसमें हमारा जो सरफेस कोर्स होता है, वियरिंग कोर्स होता है, उसका बॉन्ड अगर अच्छा नहीं है बेस कोर्स के साथ में तो उसके ऊपर से स्लिप होकर के निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों लेयर्स के बीच में हमें पता है कि हम क्या एक प्राइम कोट डालते हैं जो दोनों लेयर्स को आपस में बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। हम लिक्विड बिटुमिन उसमें स्प्रे कर देते हैं दोनों लेयर्स के बीच में, उसको बोलते हैं प्राइम कोट। हमने पढ़ा था प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट, है ना। और स्पेशली जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, अगर कंक्रीट का हमारा स्लैब है उसके ऊपर हमने बिटुमिनस सरफेसिंग की हुई है तो दोनों के बीच में बॉन्ड थोड़ा कम बन सकता है। ठीक है, तब भी ये पॉट होल्स हो सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन क्रैक्स। रिफ्लेक्शन क्रैक्स क्या होते हैं, अगर मान लो कोई पहले हमारे पास कंक्रीट पेवमेंट थी और उसमें कुछ कुछ क्रैक्स थे, ख़राब हो गई थी, तो हमने उसी के ऊपर ही एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना दी, विटुमिनस पेवमेंट बना दिया। ठीक है, लेकिन वो जो क्रैक्स थे धीरे धीरे लोड जब पास करेगा तो उसी जगह पे जहाँ नीचे क्रैक्स थे कंक्रीट पेवमेंट में, उसी जगह पे ऊपर फिर से क्रैक्स बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैक्स। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वही क्रैक्स नीचे वाले ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हालांकि ये क्रैक्स ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि इनकी विड्थ बढ़ जाएगी या ये ख़राब हो जाएंगे, स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है इन क्रैक्स की वजह से। हाँ, लेकिन इन क्रैक्स की वजह से अगर ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं तो पानी अंदर चला जाएगा और वो सबग्रेड सॉइल को वीक कर सकता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैक्स। तो ये हमारा ये सब तो हमारे फेलियर थे फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। उसके बाद है फेलियर इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स, यानी रिजिड पेवमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉजेज ऑफ फेलियर दिया हुआ है, किस वजह से फेलियर हो सकता है। तो अगेन वही सब बातें वो आप बना के भी लिख सकते हो बार बार, है ना। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये सब बातें अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। एक बार रीडिंग डालने की ज़रूरत है और नोट्स अपने बना लोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो वैसे तो नोट्स ही हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, पर अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बना लोगे तो तुमको याद रहेगा, उसको एक बार देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या क्या हैं रिजिड पेवमेंट फेलियर के। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द मिक्स, हमेशा ये होता है भाई हमने अगर मटेरियल जो यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। पुअर वर्कमैनशिप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब बन रहा था तब जो उसमें वर्कमैनशिप थी, काम करना यानी अच्छे से उस पर काम नहीं किया गया। पुअर जॉइंट फिलर एंड सीलर मटेरियल यूज्ड, हमें पता है रिजिड पेवमेंट के अंदर जॉइंट्स दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के अंदर में हम फिलर मटेरियल भरते हैं जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, और ऊपर से एक सीलर लगाते हैं ताकि ऊपर से पानी या कोई भी चीज़ें उसमें जॉइंट में ना जाएं। तो वो हमने पुअर मटेरियल यूज़ करके लगाया है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट पेवमेंट थिकनेस, जो पेवमेंट की थिकनेस है वो कम है, अगर कम थिकनेस है तो वो क्रैक हो सकती है। इनकरेक्ट स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट का डिज़ाइन हमारा ठीक नहीं है, उनकी स्पेसिंग हमने ठीक नहीं दिया है, इनकरेक्ट स्पेसिंग है। इनएडिक्वेट सबग्रेड सपोर्ट ड्यू टू पुअर सबग्रेड सॉइल, जो सबग्रेड सॉइल है उसकी क्वालिटी ही पुअर है। ठीक है, और या फिर हमने कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं किया तो इनएडिक्वेट सपोर्ट मिलेगा स्लैब को। ठीक है, जिससे उसमें क्रैक्स आ सकते हैं और फेलियर हो सकता है। इनएडिक्वेट क्योरिंग, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट को क्योरिंग की ज़रूरत होती है, अगर क्योरिंग हमने ठीक से नहीं किया है तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर होगा, जब सीमेंट का हाइड्रेशन होता है और उसको प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा, क्योरिंग नहीं होगा तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। द वेरियस डिफेक्ट्स दैट क्रीप इन ड्यू टू द अबव आर, अब ये सब तो कॉजेज़ थे, अब इसकी वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स हमारा रिजिड पेवमेंट के अंदर आ सकते हैं वो हमें देखना है।
तो वो सब जो है आगे डिटेल में बताया हुआ है। तो टिपिकल फेलियर ऑफ रिजिड पेमेंट्स या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स, तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहला है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। स्केलिंग का मतलब क्या है? एक नॉर्मल वर्ड है स्केलिंग। स्केलिंग जहाँ भी यूज़ होता है इसका मतलब स्किन जो है वो निकलने लगी है किसी चीज़ की। जैसे हमारी स्किन पे भी अगर स्केलिंग हो जाती है तो इसका मतलब वो पपड़ी बन के निकलने लगता है। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में भी स्केलिंग का मतलब यही है कि टॉप सरफेस जो है वहाँ पे पपड़ी बन बन के और उसका जो टॉप सरफेस है वो निकल जाएगा। अब ऐसा कब होगा? जनरली अगर जो हमने सीमेंट कंक्रीट डाला है उसमें ज़्यादा हमने वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया तो एक लाइटेंस नाम का फिनोमिना होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सीमेंट और सैंड का स्लरी है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो एक पतली सी क्रस्ट बना लेगा और उसके ऊपर से जब ट्रैफिक फ्लो करेगा तो वो पपड़ी की तरह टूटने लगेगा। ठीक है ना, और जब वो उसमें कम हो जाएगा तो नीचे उसमें जो एग्रीगेट बचेगा वो भी निकलने लगेगा। तो इस फेलियर को हम बोलते हैं स्केलिंग फेलियर। ठीक है ना, स्केलिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स पैदा होते हैं हैवी लोड की वजह से, यानी या फिर हमने जो थिकनेस दिया है पेमेंट का वो एडिक्वेट नहीं है, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से, या फिर अगर हमने जो थिकनेस दिया है पेमेंट का वो कम है तो स्ट्रक्चरल क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई ऐसा पैटर्न या कोई लोकेशन नहीं होता है। जनरली किसी भी लोड की वजह से बनने वाले क्रैक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स। नेक्स्ट है मड पंपिंग। मड पंपिंग मैंने पहले भी बताया हुआ है क्या होता है। अगर हमारा जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है उसके अंदर हम अलग अलग तरह के जॉइंट्स देते हैं, उन जॉइंट्स का डिज़ाइन अगर ठीक नहीं है, ठीक है, उसका डिज़ाइन इम्प्रॉपर किया हुआ है, या फिर अगर पेमेंट के अंदर क्रैक्स आ गए हैं तो उन जॉइंट्स और उन क्रैक्स के अंदर से पानी जो है इन्फिल्ट्रेट कर सकता है सब ग्रेड सॉइल में। ठीक है, और सब ग्रेड सॉइल में वहाँ पे उसको सॉफ्ट कर देगा, और पहले थोड़ा सा जगह खाली होगा, फिर पानी ज़्यादा जाएगा तो सॉइल स्लरी बनने लगेगा, और पेमेंट के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा ट्रैफिक का तो वो स्लरी उन जॉइंट्स और क्रैक्स में से ही बाहर आने लगेगी। ठीक है, और इससे धीरे धीरे नीचे से सॉइल निकलती जाएगी और नीचे स्पेस खाली होता जाएगा और सपोर्ट हमारी स्लैब को नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली स्लैब जो है वो हमारी टूट जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं मड पंपिंग, क्योंकि इसमें मड जो होती है पंप होती है बाहर की तरफ जॉइंट्स और क्रैक्स में से। तो ये डायग्राम दिया हुआ है 8.10, इसमें अलग अलग स्टेजेस दिखाई हुई है मड पंपिंग की। ठीक है, पहले पानी अंदर जा रहा है, उसके बाद छोटी सी जगह बनी और वो बड़ा होता होता पूरा क्रैक हमारा पूरा स्लैब हमारा क्रैक हो गया और टूट गया। उसके बाद है श्रिंकेज क्रैक्स। ये मैंने पहले ही बताया, ये इनएडिक्वेट क्यूरिंग की वजह से होता है। अगर हमने क्यूरिंग जो है क्या उसको बोलते हैं तराई, वो अगर हमारी कंक्रीट पेमेंट की ठीक से नहीं की है प्रॉपर ड्यूरेशन तक तो उसमें ड्यू टू जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है सीमेंट की, उसमें पानी का कंजम्पशन होता है तो पानी कम हो जाएगा और वो क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है वार्पिंग क्रैक्स। वार्पिंग क्रैक्स क्या होते हैं? जब पेमेंट हमारी एक्सपैंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है कॉर्नर्स पे, एजेस पे जो होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वार्पिंग स्ट्रेसेस पैदा हो जाते हैं, और अगर हमने ठीक से डिज़ाइन नहीं किया है जॉइंट्स को और सबको तो वहाँ से हमारे क्रैक्स आते हैं और वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है एजेस के पास से, उसी को बोलते हैं वार्पिंग क्रैक्स। ठीक है, तो इसको एजेस के पास से टूटने लगेगा एक इरेगुलर पैटर्न में। तो इन क्रैक्स को रोकने का तरीका ये है कि हमें रीइंफोर्समेंट्स अगर हमने ठीक से दिया है पेमेंट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन में, तो इससे ये वार्पिंग क्रैक्स नहीं आते हैं, उससे प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट्स। स्पॉल का मतलब होता है टूट के गिरना। तो जॉइंट अगर हमने बनाया हुआ है कहीं पे, उसके बीच में हमने फिलर मटेरियल डाल दिया, लेकिन ऊपर से जो है अगर हमने यहाँ पे ठीक से कोई सपोर्ट नहीं दिया तो जब ट्रैफिक इसके ऊपर आएगा तो एक कोने से झड़ने लगेगा, टूटने के लगेगा, और ये थोड़ा पीछे तक चला जाएगा, मतलब लगभग आधा मीटर तक पीछे चला जाएगा। तो जहाँ भी जॉइंट होता है जॉइंट के दोनों साइड तक थोड़ी थोड़ी दूर तक ये कंक्रीट टूट के गिरने लगता है, इसी को बोलते हैं स्पॉलिंग ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें वही जॉइंट ठीक से डिज़ाइन करना है और वहाँ पे सपोर्ट देना है पेमेंट को ताकि ना टूटे। तो ये तो अब तक हमने देखा डिफेक्ट्स के बारे में, फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में किस किस तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब हमें देखना है मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड्स। तो मेंटेनेंस वर्क जो होता है जनरली इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं उसमें, पैच रिपेयरिंग वर्क, सरफेस ट्रीटमेंट और रीसरफेसिंग। पैच रिपेयरिंग का मतलब है कि बीच बीच में किसी किसी पैच पे हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई पॉट होल्स बन गए हैं
जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तो उसको क्या करेंगे, देखो अगर नॉर्मली गड्ढे में जाके हमने मटेरियल एक्स्ट्रा डाल दिया ऐसे ही, तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो उसके लिए ठीक से उसको रिपेयरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले कटिंग ऑफ पोर्ट होल्स। पोर्ट होल तो हमारा इरेगुलर साइज़ का और शेप का होगा, तो उसको पहले हम एक रेगुलर ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में आसपास से काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस मटेरियल को वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ पोर्ट होल, उसको हम थोड़ा सा खोद करके जो भी हमारा सरफेस कोर्स है उसको वहाँ से काट के निकाल लेंगे और उसको हम क्लीन करेंगे। जो भी लूज़ मटेरियल है, मिट्टी पत्थर वगैरह, उसको हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। और उसको, ताकि जो भी हम मटेरियल ऊपर से डालने वाले हैं उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए वहाँ पे। उसके बाद प्रिपेयरिंग प्रीमिक्स, हम अपना मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे बिटुमेन और एग्रीगेट वगैरह को मिला के, ठीक है, हीट करके। अगर हीटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम बिटुमेन इमल्शंस भी यूज़ कर सकते हैं या कटबैक बिटुमेन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एग्रीगेट मिला के हम अपना प्रीमिक्स तैयार कर लेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड कंपोजिशन है। और जो हम प्रीमिक्स का कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं वो जिस पेमेंट में हम रिपेयर कर रहे हैं उसका जो कंपोजिशन है उसके जैसा ही बनाएंगे, ताकि स्ट्रेंथ जो है यूनिफॉर्म दोनों की रहे, ठीक है। उसके बाद हम उसको पॉट होल को फिल कर देंगे, जो हमने काट करके और क्लीन करके तैयार किया हुआ है पॉट होल, उसको उसमें फिल करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे रैमर से, ठीक है। अगर पॉट होल जो हमने काटा है उसकी डेप्थ कम है तब तो एक ही लेयर में कर देंगे, लेकिन अगर 75 mm से ज़्यादा डीप हमने कट बनाया है, मतलब उसकी डेप्थ ज़्यादा थी पॉट होल की, तो हमें 2 या 3 लेयर्स में डालना पड़ेगा और हर एक लेयर को हम कॉम्पैक्ट करेंगे। और फाइनली जो हमारा लेवल रखेंगे मटेरियल का वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे जनरल लेवल से, ताकि अभी ट्रैफिक के चलने के बाद जब उसमें कॉम्पैक्शन होगा तो वो उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा पैच वर्क रिपेयर है। उसके बाद आता है सरफेस ट्रीटमेंट। अगर सरफेस हमारी ख़राब हो गई है, सरफेस में कुछ शेप ही गड़बड़ हो गई है पूरी सरफेस की, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो उसमें सरफेस पेमेंट रिपेयर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारी 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो बाइंडर होता है और एक एग्रीगेट होते हैं। तो बाइंडर ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है और बाइंडर कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर बाइंडर ज़्यादा हो गया है या सॉफ्ट होकर के ऊपर आ गया है हीट की वजह से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्लिपरी सरफेस हो जाती है और उसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। जैसे हमारा कंक्रीट में ब्लीडिंग होता है पानी का, उसी तरह उसमें बिटुमेन का ब्लीडिंग जैसा होने लगता है, एक्सेस बिटुमेन ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स, जो रटिंग, शॉविंग, यानी सरफेस पे वेव जैसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर व्हीकल कहीं रुक रहा है, ब्रेक लगाएगा तो वो अपने साथ उसको थोड़ा स्लाइड कर देगा, कंक्रीट को, सॉरी बिटुमेन को। स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा पीछे को उसको खिसका देगा, यानी एक्सेस बिटुमेन हो जाता है पेमेंट की सरफेस पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सरफेस पे कुछ ब्लॉटिंग मटेरियल को फैला देते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब होता है जो उसको एब्जॉर्ब कर ले। वो एग्रीगेट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा एग्रीगेट चिप्स हो सकते हैं, वो डाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 mm साइज़ तक के डालते हैं, या सैंड डाल सकते हैं, कोर्स सैंड। और उसके बाद रोलिंग कर देंगे अच्छे से, ठीक है ना, ताकि उनके बीच में जो बिटुमेन था उसमें वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद अच्छे से रोलिंग करके दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो एक्सेस बिटुमेन जो है वो एग्रीगेट हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा और रोड हमारा ड्राई और स्टेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि बिटुमेन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है एजिंग की वजह से, या वॉलेटिलाइज हो गया है, तो बाइंडर कम हो जाता है और सरफेस जो है एग्रीगेट में बॉन्डिंग जो है कम होने लगती है। तो इसके लिए हमें ऊपर से एक सील कोट डालना पड़ता है, ठीक है। एक पतला सा, एक थिन लेयर ऑफ सील कोट लगा देंगे वहाँ पे, एक प्रीमिक्स बनाएंगे। और वो प्रीमिक्स कारपेट, हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है पेमेंट मटेरियल में, ठीक है ना। मतलब कि एक तरह से प्रीमिक्स बना के एग्रीगेट और बिटुमेन को मिक्स करके और उसकी एक लेयर डाल के रोलर चला देंगे, ठीक है। तो बिटुमेन अगर ज़्यादा है तो खाली एग्रीगेट डाल के रोलर चला देंगे, बिटुमेन कम हो गया है तो हम एक प्रीमिक्स कोट जो है, सील कोट डाल देंगे, ठीक है। सैंड और बिटुमेन का मिक्सचर बना के उसको डाल के रोलर चला देंगे। तो ये हमारा सरफेस ट्रीटमेंट हो गया। और ये सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी जब काफ़ी एज हो जाती है सरफेस की, पेमेंट की, तो उसको हमें फिर से, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जगह जगह पॉट होल्स हो जाएंगे और जगह जगह सरफेस ख़राब हो जाएगी। तो उसमें ये छोटा छोटा रिपेयर करने की जगह हम क्या करते हैं, पूरा उसमें एक ऊपर से ओवरले कर देते हैं, पूरा सरफेस ही एक नया उसमें बना देते हैं हम, ठीक है ना। वो हमको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। तो इसमें हम जो हमारा रोड सरफेस है उसको क्लीन करेंगे
और एक सील कोट लगाएंगे और उसके ऊपर से चिप्स डाल के और रोल कर देंगे, ठीक है ना। एक तरह से नया एक लेयर हम उसमें डाल देते हैं। उसके बाद इसमें है कोरुगेशंस या वेव्स। ये जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, इसको कोरुगेशंस भी बोलते हैं, वेव्स भी बोलते हैं, शोविंग भी बोलते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, वही थोड़ा ज़्यादा बिटुमिन अगर आ गया है ऊपर तो हमारा जो रोड का सरफेस है वो वेव जैसा हो जाता है, ठीक है ना। गाड़ी चलेगी तो ऐसे झटके के साथ चलेगी ऊपर नीचे, क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसमें अंड्यूलेशंस पैदा हो जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं, लहर की तरह सड़क ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो गाड़ी चलाने वाले के लिए भी अनकंफर्टेबल है ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। और इस तरह के रोड पे जो गाड़ी चलेगी उसमें वियर एंड टियर भी ज़्यादा होगा, गाड़ी में मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा और रोड भी हमारा डैमेज होता रहेगा समय के साथ। तो इसका कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले कोरुगेशंस क्यों बनते हैं, फिर से वही सब रीज़न है जो हम सब जगह लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट, जो हमने बिटुमिनस मिक्सचर बनाया है उसका डिज़ाइन हमारा ठीक नहीं था। सिलेक्शन ऑफ पुअर सबग्रेड मटेरियल, सबग्रेड में जो मटेरियल है वो पुअर क्वालिटी का है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। पुअर ग्रेडिंग ऑफ रोड एग्रीगेट्स, हमने जो मिक्सचर बनाया है उसमें हमने एग्रीगेट्स डाले हैं, उनकी ग्रेडिंग ठीक नहीं है, यानी एक दूसरे के वॉइड्स को ठीक से फिल नहीं कर पाते, लगभग सब सेम साइज़ के हैं, तो पुअरली ग्रेडेड हमारा एग्रीगेट है। सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड सॉइल, सबग्रेड सॉइल जो है उसमें सेटलमेंट अगर हो गया है तो उसके साथ साथ सरफेस पे भी सेटलमेंट हो जाएगा। इम्प्रॉपर रोलिंग ऑफ लेयर्स, जो हमने अलग अलग लेयर्स ले किया है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उनका रोलिंग हमारा इम्प्रॉपर हुआ है, वो हमने ठीक से नहीं किया। ब्रेकिंग एंड स्टार्टिंग एक्शन ऑफ व्हीकल्स, जैसे कि मैंने बताया कि अगर थोड़ा सॉफ्ट सरफेस है और उस पर कोई व्हीकल स्टार्ट हो रहा है तो उसको पीछे को खिसका देगा, और अगर रुक रहा है तो उसको आगे को धकेल देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कोरुगेशंस पैदा हो जाते हैं। यूज़ ऑफ रॉन्ग विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ बिटुमेन बाइंडर, जो हमने बिटुमेन यूज़ किया है बाइंडर, उसकी विस्कोसिटी हमने सही ग्रेड की नहीं ली, वो विस्कोसिटी कम थी, इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। यूज़ ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन बाइंडर, हमने बिटुमेन ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया, इसीलिए भी ओवरफ्लो हो सकता है और सरफेस हमारा सॉफ्ट हो गया है और उसके बाद वो वेव्स बन गए। पुअर क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारा क्वालिटी कंट्रोल ख़राब था, जिस वजह से अच्छा पेमेंट नहीं बना। अब इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट, हमेशा यही होगा, ये सब जगह लिख सकते हो कि जो हम बिटुमिनस मिक्सचर बना रहे हैं, बिटुमिनस कॉन्क्रीट बना रहे हैं, उसका डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से करेंगे, उसमें जो रेशो है अलग अलग चीज़ों का उनको सही से, और ग्रेड को सही ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो मटेरियल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, इन्फीरियर क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन बाइंडर, तो जो रीज़न हैं उन सबको अवॉइड करेंगे तो वही उसके रेमेडीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी रीज़न था एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन बाइंडर, तो रेमेडी क्या है, अवॉइडिंग यूज़ ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन बाइंडर, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ बिटुमेन बाइंडर, अगेन बिटुमेन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए, सही ग्रेड का होना चाहिए। अडॉप्टिंग परफेक्ट ग्रेडिंग ऑफ रोड एग्रीगेट्स, जो रोड एग्रीगेट्स हैं वो वेल ग्रेडेड होने चाहिए, उनकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये सभी एकदम आइडियल बातें हैं, ठीक है ना। अगर हम सब कुछ अच्छा ही यूज़ करेंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन मेथड भी अच्छा होगा, हमारा मटेरियल भी अच्छा होगा, हमारा ग्रेड भी सही होगा, हमारी क्वांटिटी भी एडिक्वेट होगी, तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनेगा, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद है सरफेस अपहीवल, फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर सेटलमेंट एक जगह हो रही है तो वो मटेरियल साइड्स में से दूसरी जगह से ऊपर उठ जाएगा, उसी को बोलते हैं सरफेस अपहीवल, ठीक है। तो अगर एक जगह सेटलमेंट हो रही है तो वो सेटलमेंट बीच में होगी तो साइड्स में से ऊपर उठ जाएगा, उसी को बोलते हैं सरफेस अपहीवल, ठीक है। तो अगर एक जगह